मित्रों नमो नमः। मैं जय हिंद सर संस्कृत साहित्यम चैनल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप लोगों को सी टेट के प्रीवियस ईयर के चुनिंदा डेली आप लोगों को 30 क्वेश्चन आप लोग को लेकर मैं लाइव आऊँगा। आप लोग देखिएगा ज़रूर, इसमें जो भी कमेंट है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए एक सवाल पूछा गया था भाषा अर्जन, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन जन्म पूर्व अवधि, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था, तो किशोर, और चौथा है आपका किशोरावस्था। तो आप लोग जानते हैं इसका सटीक आंसर होगा ये प्रारंभिक बाल्यावस्था ही होता है, आयोग का मानना था ये। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है आपका उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका सटीक आंसर है दूसरा आंसर, जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता, यह किसका उदाहरण है? तो साफ साफ जाहिर होता है कि ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, ये जेंडर पक्षपात का है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। चौथे क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसका सटीक आंसर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, और जो इसका बी ऑप्शन जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, और दूसरा आपका जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका सटीक आंसर होता है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। इसी पर अगला क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो जानते सामाजिक और सांस्कृतिक को महत्व दिया तो आपके हैं लियोबे बायोगास्की का सामाजिक विज्ञान बायोगास्की का सिद्धांत होता है। इसी प्रकार हम छठवें क्वेश्चन पर चलेंगे। छठवें को जिग साव पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह बाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को बायोगास्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो इसका सटीक आंसर होता है आपका व्यक्तिगत वार्ता। इसके बाद 7वें क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किस उदाहरण का ये उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये आप जानते हैं कि ये ढांचा या मॉडल तैयार करता है, ढांचा जिसको कहते हैं। आज 8वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका पहला ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क सध्यात्मक विचार, और दूसरा इसका आपका संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा अस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, और चौथा आपका प्रतीकात्मक खेल विचारों का अनुत्क्रमणीयता। तो इसका सटीक आंसर होता है आपका संरक्षण कक्षा समायोजन। इसका 9वें क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसका सटीक आंसर वही स्कीमा अवस्था होती है, जो स्कीमा ये कई बार सी टेट के एग्जाम में आया था। मित्रों इसी तरह एक बार और आ रहा हूँ 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका पहला ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, दूसरा आपका
संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। और तीसरा आपका विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। चौथा ऑप्शन रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। इसका सटीक आंसर होता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। जो भी दिखते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से करते रहिएगा। 11वें नंबर के सवाल पर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो इसका सटीक आंसर होता है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। इसका सटीक आंसर यही होता है, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल समस्याओं का एक समूह है। और इसके 12वें क्वेश्चन पर चलेंगे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते तथा रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? कहा गया है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित करती है? तो इसका सटीक आंसर हो जाता है ये चिंतन या वही अब सृजनात्मक विचार का संकेत करता है। और इसके बाद आपका हो जाएगा ये 13वें क्वेश्चन पर चला जाए। 13वां क्वेश्चन क्या है इसका, इधर आ जाओ। कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो इसका सटीक आंसर होता है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा छात्रों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। मित्रों इसका चौथा ऑप्शन सही है। और 14वें क्वेश्चन चलेंगे। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। उसका सी ऑप्शन है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और चौथा इसका तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो साफ साफ जाहिर हो जा रहा है कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब इसके बाद अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर कि पठन वैफल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या होती है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह यानी इसका जो तीसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। आज ये NCF 2005 से नहीं RT 2009 से ये दिया। 16वें क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? इसका सटीक आंसर तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होता है। इसका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसके बाद आपको हम ले चलेंगे 17वें क्वेश्चन में। 17वें क्वेश्चन में कहा गया कि संरचनावाची ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इसका सटीक आंसर होता है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित करना। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित करना और बाकी सब गलत हैं। इसके 18वें क्वेश्चन पर चलेंगे मित्रों। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा चौथे वाला ऑप्शन। इसका आंसर होता है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसका राइट सही हो जाएगा। और 19वें क्वेश्चन पे इसी तरह बढ़ेंगे हम लोग। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसको बढ़िया समझे। छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? अब साफ साफ इसको पढ़ा जाए। पहला ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों में प्रमुखता देना, यत्रवतवाद करना। और इसका चौथा ऑप्शन योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना था वर्गीकरण करना। तो ये वर्गीकरण साफ साफ गलत होता है। आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा बालकों के अनुसार इसका जो बी वाला ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों
अनुभवों को प्रमुखता देना। इसका राइट आंसर 19 का बी वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 नंबर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के, इसको भरना है। पूर्णता अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित। इसका राइट आंसर आपका सी वाला सन्निहित है, यानी सन्निहित इसको कहते हैं, सन्निहित है मित्रों। फिर इसके बाद इसी प्रकार 21वें नंबर क्वेश्चन को लेंगे हम। 21वें नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चनों में 21 नंबर का एक क्वेश्चन है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें आप इसको पढ़ना पड़ेगा पैसेज को। पहला ऑप्शन अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, बी ऑप्शन है ये अधिगम यत्रवत याद करने की प्रक्रिया, सी ऑप्शन अधिगम अभिवृत्ति संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन होता है, और चौथे नंबर का ऑप्शन अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना में प्रक्रिया। 22 नंबर चलेंगे, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। मित्रों, इसी प्रकार रोज हम नए 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे पांचों सब्जेक्ट से। आप लोग हर दिन हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भी कमियां इसको कमेंट के माध्यम से हम दूर कर देंगे। एक 24 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और चौथा आपका ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ये कूट किया गया है इसको थोड़ा, तो इसमें देखिए बढ़ावा देती है ना सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। इसके बाद 25वें नंबर चलेंगे। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन, एक व्याख्यान देकर, दूसरा प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तीसरा बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, चौथा अन्वेषण में परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसका राइट आंसर चौथा है कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। और इसका 26 नंबर क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय, यानी इसका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका पहला प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, और दूसरा आपका केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, तीसरा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, चौथा ऑप्शन इसका बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। इसी प्रकार हम आएंगे 27 नंबर क्वेश्चन पर। 26 क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इसका सटीक आंसर होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, पहला ऑप्शन। यानी ये कहा है ना कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इसका पहला ही ऑप्शन राइट सही हो जा रहा है, शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था। फिर इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं दिखता, इसको ध्यान देखना है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, तो राइट सही है। विकास परिवर्त्य होता है भी सही है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। इसका चौथा ऑप्शन देख लिया जाए। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं, राइट गलत हो गया।
यानी चौथा ही ऑप्शन हमारा सही निकला है। मित्रों 29 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेतों पद्धति कोड, और दूसरा जन्मजात विशेषताएं, तीसरा पर्यावरण प्रभाव, चौथा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसका राइट आंसर चौथा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। और तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा आपका है परिवार एवं मीडिया, और तीसरा विद्यालय एवं मीडिया, और चौथा आपका मीडिया एवं पास पड़ोस। इसका राइट आंसर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है यही सही हो जा रहा है, विद्यालय एवं मीडिया। मित्रों आज के लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सीटेट का 30 क्वेश्चन लेकर आए थे। इसके बाद हर दिन एक नए टॉपिक का 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोगों से गुजारिश रिक्वेस्ट है कि संस्कृत साहित्यम चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट करना न भूलेगा। इसके बाद हम एक एक करके सब वीडियो जो भी कमियां होंगी कमेंट के माध्यम से आप लोग करिएगा, उसको हम कमेंट के माध्यम से हम नए अगले वीडियो में देंगे। मित्रों आज के लिए नमो नमः।